डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। स्पेशल काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। स्पेशल काइंड क्यों बोला? क्योंकि पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम डोनेट कर रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है? दोनों इक्वली शेयर कर रहे हैं। एक ये डोनेट कर, एक ये शेयर करेगा, ये शेयर करेगा। डेटिव में क्या हो रहा है? पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसने डोनेट किया और डोनेट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के बीच में इक्वली शेयर होगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब हम वन बाय वन इन सारे केमिकल बॉन्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आयनिक बॉन्ड एंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। क्या कह रहे हैं? अभी बेटा और डिटेल्स, अभी डिटेल से आएगा डेटिव बॉन्ड, चिंता मत करो। अभी तो सिर्फ बेसिक बताया। डेटिव में क्या हो रहा है? पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसे मैंने ये जो एग्जांपल बताया, ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पूरा, ये पूरा वो किसको डोनेट कर रहा है? BF3 के बोरॉन को। और डोनेट करने के बाद ये दोनों के बीच में इक्वली शेयर होगा। डोनेट कर, पूरा डोनेट नहीं हो रहा है, शेयर हो रहा है। इसके पास भी रहेगा और इसके पास भी रहेगा, दोनों के बाद इक्वली शेयर होगा। तो वो बॉन्ड क्या बोला जाता है? डेटिव बॉन्ड। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हम देखिए, अभी इन सारे बॉन्ड्स को हम और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड एंड कंडीशन फॉर फॉर्मिंग अ आयनिक बॉन्ड। सर के लेक्चर का टाइम हो गया है? कितना टाइम बचा है? ये 5 मिनट बचे हैं ना अभी तो। सर हो गया। चलिए ठीक है, तो आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए बाय। सो बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, और लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको तीनों टाइप्स बॉन्ड के डिस्कस किए थे। मैंने आपको तीनों टाइप्स डिस्कस किए थे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब वन बाय वन हम तीनों बॉन्ड्स का डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन की क्या कंडीशंस होती हैं, आयनिक कंपाउंड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फिर जो आयनिक कंपाउंड्स में वैलेंसी रहती है, उस वैलेंसी को हम आयनिक वैलेंसी या इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स हम आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिस्कस करना है आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। So it is a chemical bond formed between the two or more than two atoms by result of transfer of electron। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दैट फॉर्म कैटायन, एंड जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दैट एटम फॉर्म्स एनायन, एंड कैटायन एंड एनायन जॉइन टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैटायन और एनायन जो है वो एक दूसरे से जॉइंट होकर क्या बनाएंगे? एक बॉन्ड बनाएगा, और वो बॉन्ड क्या बोला जाएगा? केमिकल बॉन्ड। सो केमिकल बॉन्ड दिस इज फॉर्म बिटवीन a chemical bond formed between two or more atoms as a result of yes क्या कह रहे बेटा? हाँ कर दो, मैं कर देता हूँ।
So a chemical bond formed between two or more atoms as a result of ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बोला जाएगा? केमिकल। वो बॉन्ड क्या बोला जाएगा? आयनिक। वो केमिकल बॉन्ड क्या बोला जाएगा? आयनिक। जैसे कि लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हम डिस्कस करते हैं पहले कि कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने की कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब दो एटम एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं और उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहा है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है। तो जो एटम्स जिनके पास आउटरमोस्ट शेल में एक या दो या फिर तीन इलेक्ट्रॉन है, there has a tendency to lose the electron and form the cation. Means they consist of either one valence electron, either two valence electron, or either three valence electron. तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, तो यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो they has a tendency to lose the electron and form the cation. और जिन एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल में 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स है, those element has a tendency to accept the electron 6, 7, 8 नहीं सॉरी 5, 6, 7। जिनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 6 और 7। So they have a tendency to accept the electron and form the anion. तो देखिए जो हम मैंडलिक टेबल की बात करें तो जो फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए के एलिमेंट है, या हम बात करें फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और 13 ग्रुप, इसके यदि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये ग्रुप के जो एलिमेंट हैं ये क्या बनाएंगे? कैटायन, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में एक या फिर दो या फिर तीन इलेक्ट्रॉन। और हम बात करें 5A, 6A और 7A, ये मैंडलीफ की टेबल है। और यदि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 15, 16 और 17 ग्रुप, ये जो एलिमेंट है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएंगे? एनायन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एनायन बनाएंगे। तो पहली कंडीशन है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन का गेनिंग और क्या होगा? लूजिंग होगा। कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फिर आता है सेकेंड, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकेंड पॉइंट क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो दो बॉन्डेड एटम, जो दो एटम्स बॉन्ड किस तरीके का बॉन्ड बना रहे हैं? केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं या फिर आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उनके उस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो यदि दो एटम्स आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा हाई रहेगा, दो एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना हाई रहेगा, उतना आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ठीक है? मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, मोर विल बी द टेंडेंसी of formation of ionic bond. Is it clear? समझ में आया बेटा? Yes. अब तीसरा पॉइंट है, जब हमने कॉजेस ऑफ केमिकल बॉन्ड्स का पॉइंट डिस्कस किया था तो उसमें मैंने बताया था कि कोई भी एटम दूसरे एटम से केमिकली कंबाइंड क्यों होता है? टू कंप्लीट द ऑक्टेट और ओवरऑल डिक्रीज इन द एनर्जी। तो अब यहां जब आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो ओवरऑल क्या होगा? डिक्रीज इन द एनर्जी। क्या होगा? ओवरऑल डिक्रीज इन द एनर्जी। तो अब यहां एनर्जी कौन सी इन्वॉल्व होती है? कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है? पहला इन्वॉल्व होता है आयनाइजेशन एनर्जी,
क्योंकि कैटायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करवाना पड़ेगा। तो आइसोलेटेड गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहां जो एनर्जी सप्लाई किया आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब जितना ओवरऑल डिक्रीज होना चाहिए, मतलब एनर्जी हमने सप्लाई किया तो ये एनर्जी पॉजिटिव है, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आइसोलेटेड गैसेस एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा, गैसेस, ठीक है। यहां पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो ये एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव। क्या होती है, नेगेटिव। और तीसरा, जब ये कैटायन और एनायन, ये m की जगह मैं x ले लेता हूं, ठीक है। तो ये कैटायन और एनायन जब ज्वाइन होंगे और क्या बनाएंगे, एक आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, तो यहां पर भी एक एनर्जी रिलीज होगा और दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। Then constituent cation and anion join together by electrostatic force of attraction. Energy is released by the system और वो एनर्जी क्या बोला जाएगी, लैटिस एनर्जी। तो ये एनर्जी भी क्या है, नेगेटिव एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है, when the required number of cation and anion are joined together and form a ionic molecule, तो फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड के लिए जो एनर्जी रिलीज होता है, when 1 mole of ionic compound is formed from their constituent cation and anion, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है वो एनर्जी होती है लैटिस एनर्जी। तो ओवरऑल इन तीनों का सम जो होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, मतलब आपकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए और लैटिस एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो ओवरऑल इन तीनों एनर्जी का जब हम सम करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव। क्या आना चाहिए, नेगेटिव। So these are the essential condition for the formation of ionic bond. Is it clear? Yes, sir. तो ये देखिए, ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज, ओवरऑल डिक्रीज इन द एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवरऑल डिक्रीज इन द एनर्जी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहली कंडीशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और तीसरा ओवरऑल डिक्रीज इन द एनर्जी। क्या होना चाहिए, ओवरऑल डिक्रीज इन द एनर्जी। सो दीज आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस पार्ट? तो जिन कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है क्रिस्टलाइन नेचर। आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, आयंस, एंड आयंस आर अरेंज इन अ रेगुलर डेफिनेट पैटर्न एंड दैट रेगुलर पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। इस तरीके से पार्टिकल इस तरीके से डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज होंगे। इस तरीके का वो एक डेफिनेट क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करेंगे। ये कैटायन, ये एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, सॉरी ये एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन, फिर कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन। इस तरीके से एक डेफिनेट ज्योमेट्री, डेफिनेट पैटर्न बनाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन नेचर।
सो आयनिक कंपाउंड्स क्या से होंगे? क्रिस्टलाइन नेचर के। दे आर वन मोर प्रॉपर्टी अबाउट दैट दे आर brittle. Brittle का मतलब क्या होता है? When you apply the pressure, they will be broken down into the small pieces. Small pieces के अंदर वो क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो that is called brittle nature. ठीक है? फिर आता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हैं, आयंस आर जॉइंड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उन फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई रहेंगे। ठीक है? हार्ड एंड ब्रिटल, जैसा कि मैंने बोला, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड है, तो इनकी फिजिकल स्टेट क्या रहेगी? सॉलिड है, तो हार्ड रहेंगे ये, ठीक है, और ब्रिटल रहेंगे। When you apply the pressure, they will be broken down into the small pieces. फिर आता है soluble. They are soluble in inorganic solvent like water. वाटर के अंदर ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट के अंदर वाटर के अंदर सॉल्युबल क्या होते हैं? क्योंकि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो हाई रहता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहता है? हाई रहता है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। जैसे ये कैटायन है, ये एनायन है, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। ठीक है? अब ये H2O मॉलिक्यूल है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? हाई रहता है। तो ये H2O मॉलिक्यूल क्या करता है? इनके कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक डाउन करेगा और इन आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पावर जो है वो ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इनके बीच के अंदर जो फोर्स है वो ब्रेक डाउन होंगे, तभी ये क्या हो पाएंगे? डिसॉल्व हो पाएंगे। तो आयनिक कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर लाइक वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी क्या रहती है? लेस रहती है। क्या रहती है? लेस रहती है। फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दे शोइंग देयर इलेक्ट्रिक नेचर, इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी in either in molten state or either in solution state. या तो सॉल्यूशन फेज के अंदर शो करेंगे या फिर ये शो करेंगे इसके अंदर molten स्टेट के अंदर। सॉलिड स्टेट के अंदर इनके आयंस फ्री नहीं होते क्योंकि आयंस बाइंड रहते हैं। दे आर नॉट शोइंग इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन द सॉलिड स्टेट, बट molten स्टेट के अंदर या फिर हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन फेज के अंदर ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करेंगे। इज इट क्लियर? Any doubt? कृषा, मैत्री, बेटा कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. अब आता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर एक एटम के लूज करने से और एक एटम के इलेक्ट्रॉन गेन करने से फॉर्म होते हैं, तो यहां जो एटम्स जो वैलेंसी शो करेंगे वो वैलेंसी क्या बोली जाती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोली जाती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी। एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एटम ऑफ एन एलिमेंट टू एक्वायर nearest noble gas configuration. नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए वो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है या फिर शेयर कर रहा है,
वो उसकी क्या बोली जाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, मतलब यदि हम ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। 15, 16 या 17 ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो वो क्या बोली जाएगी, उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोली जाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब दे आर शोइंग मोर देन वन वैलेंसी, एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं Fe2+ एंड Fe3+, इसको हम बोलते हैं फेरस, इसको बोलते हैं फेरिक। लोअर वैलेंसी के अंदर अस सफिक्स आता है, हायर वैलेंसी के अंदर एक। अब देखिए यहाँ आपका न्यूट्रल एटम है आयरन, इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है 26, एटॉमिक नंबर है 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन 3d6 4s2। अब जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6। लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन यदि वो लूज कर लेता है तो वो हाफ फील्ड d ऑर्बिटल्स बना लेता है। तो ये +2 भी शो करेगा और +3 भी शो करेगा। अब +3 की जो स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। क्या होगी, +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी क्योंकि हाफ फील्ड सब्सट्रेट। आया समझ में? कंफर्म? ये वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी का रीजन समझ में आया? देखिए कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा जो वैलेंसी शो करता है उसके दो रीजन होते हैं। एक इनस्टेबिलिटी ऑफ द कोर और दूसरा इनर्ट पेयर। ये दो रीजन होते हैं किसी भी एलिमेंट के एक से ज्यादा वैलेंसी शो करने का। अब कोर का मतलब हुआ इनसाइड शेल। जब भी किसी एलिमेंट का या किसी भी एटम का जो इनर शेल होगा वो अनस्टेबल होगा, मींस इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट लाइक NS2 और NP6। उसके इनर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, NS2 NP6 नहीं है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP6 ND N-1 D1 to 10। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता, आउटरमोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते तो वो स्टेबल होता। क्योंकि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना क्यों चाह रहा है, एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टेबल नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, लूज करेगा या गेन करेगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन, उसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो चेंज होती रहेगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, Fe2+ शो कर रहा है 3d6, बट अभी भी वो स्टेबल नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या आ रहा है 3d5 के अंदर स्टेबिलिटी अटेन कर देगा। आया समझ में? ये चीज आई समझ में बेटा? यस सर। अब मेरा दूसरा पॉइंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जो हैवियर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं, हैवियर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और ग्रुप 13, 14 और 15, मेनली 13 और 14,
इनके जो हैवियर एलिमेंट होते हैं, जैसे मैं ग्रुप 13 की बात करूं, बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, हीलियम, थैलियम, ये कौन से ग्रुप से? ये सेकंड पीरियड से, ये थर्ड पीरियड से, ये फोर्थ पीरियड से, ये फिफ्थ पीरियड से और ये सिक्स्थ पीरियड से। तो ये वाला जो एलिमेंट है, अब ये ग्रुप 13 की जो हमने वैलेंसी की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 13 जो है वो कौन सी शो करता है? +3 शो करता है। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? कौन सी वैलेंसी शो करता है? +3। लेकिन +3 के साथ साथ वो +1 भी शो करता है, और ये जो थैलियम है वो +1 में ज्यादा स्टेबल है। कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है? +1 में। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, लोअर वैलेंसी में वो ज्यादा स्टेबल है। अब ज्यादा स्टेबल क्यों है? रीजन कि थैलियम 6 पीरियड है, सो 6 पीरियड मतलब 6s2 6p6। अब इससे पहले क्या आता है? 5d, और उससे पहले आता है 4f। तो 4f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है। उन 14 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो ये जो 6x के इलेक्ट्रॉन है वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है, एक से ज्यादा हम क्या बोले वैलेंसी शो करनी है, तो अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है? अनपेयर्ड करना होता है। क्या करना होता है? अनपेयर्ड करना होता है। तो क्या होगा? जैसे मैं पहले बोरॉन और एल्यूमिनियम की बात आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। जैसे बोरॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, एटॉमिक नंबर 5, 2s2 2p1, ठीक है, ये 2s2 और ये 2p1। अब एल्यूमिनियम क्या है? 13, 3s2 3p1, ये 3s, ये 3p। अब क्या होता है? बोरॉन ये अनपेयर्ड, ये अपना पेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर देगा, तो ये अनपेयर्ड हो गया। तो पहले वो 1 शो कर रहा था, 1 वैलेंसी शो कर रहा था, अब वो कितनी वैलेंसी शो करेगा? 3, 1 2 और 3, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से एल्यूमिनियम भी क्या करेगा? 3 शो करेगा। वो 3 से ज्यादा भी शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, 3s 3p और 3d। तो एल्यूमिनियम +1 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, और उससे ज्यादा भी शो करेगा। लेकिन थैलियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 6s2 6p1, ये 6s और ये 6p। तो क्या होता है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो +1 तो शो कर ही रहा है, लेकिन ये जो इनर वाले 6s के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड नहीं होना चाहते। क्यों नहीं होना चाह रहे हैं? क्योंकि 4f की जो इससे पहले वाले जो शेल है उनमें f सब शेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है जिनकी शील्डिंग पुअर है, इसकी वजह से वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्टिव है। तो वो s सब शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही रहना चाह रहे हैं, वो अनपेयर्ड हो ही नहीं रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। वो पेयर ही रहना चाह रहे हैं, वो अनपेयर्ड होने की टेंडेंसी नहीं दिखा रहे हैं, और जब तक अनपेयर्ड नहीं होंगे तब तक वो हायर वैलेंसी शो नहीं करेंगे। तो हैवियर एलिमेंट्स जो हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में या लोअर वैलेंसी के अंदर ज्यादा स्टेबल है। तो एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी क्यों शो कर रहे हैं? ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ कोर एंड ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इज इट क्लियर बेटा? ये इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आया बेटा आपको? कृषा, मैत्री, हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्यों आया बेटा? पूरा क्यों नहीं आया है? जो हैवियर एलिमेंट है ग्रुप 13 और ग्रुप 14, ग्रुप 14 के अंदर भी होता है कार्बन, सिलिकॉन, तो लेड जो ये इनकी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +4। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 14 की क्या होती है? +4।
+4 के साथ साथ ये +2 भी शो करता है। तो लोअर मेंबर +2 में ज्यादा स्टेबल होता है, सॉरी मतलब जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं वो लोअर वैलेंसी के अंदर ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे लेड है +2 और +4 दोनों शो करता है, थैलियम है +1 और +3 दोनों शो करता है, लेकिन +1 में ज्यादा स्टेबल है, +2 में लेड ज्यादा स्टेबल है, जबकि इंडियम और टिन जो है वो +3 और +4 में ज्यादा स्टेबल है, हैवियर ऑक्सीडेशन स्टेट में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये हमने डिस्कस किया आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। टेक्स्ट बुक में आपको आयनिक कंपाउंड्स के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है, नहीं पूछा गया है। मेनली हमारे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर जो मेनली डिस्कशन किया है वो किया है कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में, लुईस स्ट्रक्चर, लुईस फॉर्मूला, फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर हम थ्योरी डिस्कस करते हैं, वीबीटी, फिर वेस्कर थ्योरी, एमओटी, ये सारी थ्योरीज जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के लिए बताई गई है। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है? अभी कितना टाइम बाकी है? सर अभी 3 मिनट। कितने बाकी हैं? 3 मिनट। तो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ ले हमने एक बार, थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, या नेक्स्ट क्लास में पढ़ें? नहीं सर, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में चलो फिर ठीक है, आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एब्सेंट मत रहिएगा। हाँ क्या कह रहे हो? फिजिक्स का क्लास अब बेटा कंटिन्यूटी में ठीक है, कभी कभार ले लें, रेगुलर में नहीं पाएगा, आपको भी नहीं पाएगा और मुझे भी नहीं पाएगा, ठीक है? आपको बोर लगेगा ज्यादा।